ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 32। मेरी इस कारकर्दगी को भी इमरान ने बड़ी तहसीन की नज़रों से देखा था। मैं जानता था कि फुर्सत मिलते ही वो इस हवाले से मेरी लंबी चौड़ी तारीफ़ करेगा। बांधो ज़रा इस बांदर को गाड़ी से, इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा और नैलून की रस्सी इकबाल की तरफ उछाल दी। इकबाल ने मिट्टू को घसीट कर गाड़ी के करीब किया। फिर वो दोनों मिलकर उसे कार के दोनों दरवाज़ों के दरमियानी पिलर से बांधने लगे। मिट्टू तैश के आलम में वावेला कर रहा था, मगर अब वो गले से बस गूं गां की आवाज़ें ही निकाल पा रहा था। जल्दी इन दोनों ने उसे बैठी हुई हालत में गाड़ी के साथ कस के दिया था। ये सारा अमल बस 1.5-2 मिनट में मुकम्मल हो गया। मैं हैरान हो रहा था कि मजीद मिट्टू अपने इलाके का नामी गिरामी बदमाश था, मगर फिल वक्त वो इन दोनों सरफिरों के हाथों खिलौना बना हुआ था। वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ इससे बदतरीन सलूक रवा रखे हुए थे। ख़ास तौर से इमरान के लिए ये सब कुछ एक दिलचस्प खेल ही की तरह था। सच कहते हैं, जो लोग मौत की आंखों में आंखें डाल लेते हैं उनके लिए बड़े से बड़ा ख़तरा हेज हो जाता है। चारों तरफ तारीख सुनाटा था। दाएं तरफ टीलों से आगे कई मील के फासले पर कुछ मध्यम रोशनियां नज़र आती थी। ये शायद दरिया झेलम के किनारे आबाद कोई मछेरों की बस्ती थी। हवा नहीं चल रही थी, इसलिए मौसम में ज़्यादा खुनकी भी नहीं थी। मजीद मिट्टू की गाड़ी के अंदर से ही एक कंबल नुमा दसा भी मिला था। उसे इकबाल ने हमवार जगह पर बिछा दिया ताकि इस पर बैठा जा सके। मजीद मिट्टू को बांधने के बाद इमरान बड़े इत्मीनान से एक पत्थर के साथ टेक लगाकर उसके सामने बैठ गया। इकबाल ने भी उसकी तलकीद की। हाँ भाई मियाँ मिट्टू, अब 2 टोक बात हो जाए। इमरान बोला, तुमने हमें कुछ बताया है या बस टै की रट लगानी? बताना है या बस टै की रट लगानी है? मुझे तो नहीं लगता यार कि ये आसानी से कुछ बताएगा। मेरा तो ख्याल है इसे भी सेब शेब खिलाया जाए या फिर कोई कड़वा बादाम। क्यों ना सिगरेट पिला दी जाए? इसे इमरान ने राय दी। हाँ, ये भी ठीक है। उसे सिगरेट की कमी महसूस हो रही होगी। निकालो इसके पैकेट में से एक सिगरेट और लाइटर। लेकिन यार ठहरो, क्यों ना सिगरेट की बजाय आज इस स्पेशल डे पर इस मियाँ मिट्टू को सिगार पिलाया जाए। वहाँ हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे हैं 2 सिगार। वो दोनों अपनी स्पेशल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ओके, इकबाल ने इमरान का इशारा समझते हुए कहा। वो छलांगे लगाता हुआ चढ़ाई की तरफ गया। पहले उसने सड़क पर खड़ी अपनी मेहरान कार को सड़क से उतारकर बड़े बड़े पत्थरों की ओट में किया, फिर सिगार लेकर नीचे आ गया। मैं समझ गया कि यहाँ भी सेब को सर पर रखने जैसा कोई तमाशा होने वाला है। इमरान ने सिगार का कोना तोड़कर उसे लाइटर से सुलगाया, फिर चंद बड़े कश लिए और धुआं फिजा में छोड़ा। यकायक मुझे अंदाज़ा हो गया वो क्या करना चाह रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। टैंकी से बहने वाले पेट्रोल की बू चारों तरफ फैल चुकी थी। ये पथरीली और नीम पथरीली ज़मीन थी। पेट्रोल इसमें पूरी तरह जज्ब नहीं हुआ था। वो गाड़ी के इर्द गिर्द फैला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इमरान आगे बढ़ा और उसने सुलगते हुए सिगार को मिट्टू से 2-3 फुट के फासले पर बड़ी एहतियात से एक ईंट नुमा पत्थर पर रख दिया। उसने सिगार इस तरह रखा था कि उसका आधा हिस्सा पत्थर और आधा हिस्सा हवा में मुअल्लक था। पत्थर पर वो हिस्सा था जो सुलग रहा था। अब अगर ये हिस्सा मुसलसल सुलगता रहता है तो चंद मिनट में ही हल्का हो जाता और सिगार पत्थर पर अपना तवाज़ुन खो बैठ कर नीचे गिर जाता। सिगार के पत्थर से गिरने के बाद जो कुछ होता या हो सकता था वो बिल्कुल अयां था। पलक झपकते में ये गाड़ी और गाड़ी के साथ बंधा हुआ मजीद मिट्टू आग की लपेट में आ जाता। ये सब कुछ मजीद मिट्टू की समझ में भी आ गया था, लिहाजा वो भी इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे तोता पिंजरे के सामने बिल्ली को देखकर फड़फड़ाता है। उसने इतना जोर लगाया कि उल्टी हुई गाड़ी को पूरा ढांचा हिलना शुरू हो गया। बहरहाल नैलून की रस्सी बहुत मजबूत थी।
मजीद मिट्ठू कुछ बोलने की कोशिश में मुसलसल गूं गां कर रहा था। फिर चंद सेकंड के बाद वो एकदम शांत हो गया। ये बात जैसे उसकी समझ में आ गई थी कि तड़पने फड़कने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो आने वाले चंद मिनट में खौफनाक सूरत हाल से बचना चाहता है तो फिर उसे इमरान वगैरह की हदायत पर अमल करना होगा। इसकी तब्दील शुदा कफियत देखकर इमरान ने इकबाल को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर मिट्ठू के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। मिट्ठू थोड़ी देर तो वाह करता रहा, फिर कदरे पुरसुकून हो गया। वो वाज़ेह तौर पर देख रहा था कि अगर उसने वक़्त ज़ाया किया तो यह अच्छा नहीं होगा। इमरान ने उससे कहा, सबसे पहले ये बताओ, ये गोश्त से भरे हुए शापर किस खुशी में लेकर जा रहे हो? ये मौलाना सदीकी साहब के हैं, उन्होंने यतीम खाने के लिए भेजे हैं, वहीं देने जा रहा था। वो हर महीने की पहली जुमरात को सदका वगैरह भेजते हैं। सदका वगैरह? ये 3 काले बकरों का गोश्त है जो यतीम खाने के बच्चों के लिए है। वो कराते हुए बोला। यकीनन इसके बाजू की संगीन चोट ठंडी हो चुकी थी और तकलीफ़ दे रही थी। तुम्हें यह कब पता चला कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैं यतीम खाने वाली सड़क पर मुड़ रहा था, मुझे शक हुआ था। इसके बाद मैंने गाड़ी को इधर उधर घुमाया और मुझे पता चला कि तुम लोग पीछे आ रहे हो। तुमने किसी को अपने ताक़ुब की इतला दी थी? मैंने सोचा तो था, पर इसका टाइम ही नहीं मिला। मैं बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। शायद मजीद मिट्ठू ठीक ही कह रहा था। अभी तक उसके मोबाइल पर किसी ने रब्ता नहीं किया था। अगर उसने अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया होता तो उसके गुम हो जाने के बाद रब्ता ज़रूर करते। सदीकी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इकबाल ने पूछा। बस अलैक्स लेकर किसी वक्त वो मुझसे कोई काम शाम ले लेते हैं। किस तरह का काम शाम? मजीद मिट्ठू ने डरी हुई नज़रों से सुलगते सुगार को देखा और बोला, इन्हें पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। इसके लिए मर्दान, स्वाद, टेक्सला वगैरह जाते रहते हैं। कभी कभी मुझे भी साथ ले जाते हैं। और मैडम सफूरा से क्या नाता है तुम्हारा? इमरान ने अचानक सवाल किया। मजीद मिट्ठू एकदम गड़बड़ा गिसा गया, फिर संभल कर बोला, दरअसल मेरी जान पहचान मैडम सफूरा से ही है। मैडम सफूरा को भी पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैडम सफूरा का मिलना जुलना सदीकी साहब से था। इस तरह सदीकी साहब से भी अलैक सलैक होगी। देख मियाँ मिट्ठू, तुझे हर बात खुलकर बतानी पड़ेगी। ये सगार तुझे ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ये गिर गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। वो सटपटाया। कादर लंबे को अपने घर में क्यों छुपाया हुआ है तुमने? इमरान ने फिर अचानक धमाका खेज सवाल किया। इस मरतबा मिट्ठू घबरा गया। कौन कादर? वो हल्कलाया। वही जिसको सेठ सराज ने पहले मैडम सफूरा की कोठी में छुपाया था, फिर तुम्हारे हवाले कर दिया। मजीद मिट्ठू एकदम खामोश हो गया। वो जान गया था कि हम बहुत कुछ जानते हैं। इसके अलावा ये बात भी अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई थी कि उनका वास्ता बड़े ख़तरनाक लोगों से पड़ा है। दूसरे लफ्ज़ों में ऊँट खुद को पहाड़ के नीचे महसूस कर रहा था। देखो मियाँ मिट्ठू, ये बात भूल जाओ कि बस टाइम करके अपनी जान बचा लोगे। अगर ठोस बातें बताएगा तो फिर तेरे बचने की कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है, वरना पक्की बात है कल टीवी पर तेरी खबर ज़रूर मिलेगी। लाहौर के मियाँ मिट्ठू साहब तेज़ी से कार ड्राइव करते हुए जेलम के पास एक खाई में गिर गए और गाड़ी के साथ ही जलकर भस्म हो गए। मरहूम ने अपने पीछे फलां को छोड़ा है। मजीद मिट्ठू ने फिर खौफजदा नज़रों से सुगार को देखा। वो ईंटनुमा पत्थर पर रखा हुआ था और किसी बारूदी फीते की तरह मुसलसल सुलग रहा था। वह हवा बिल्कुल साकत थी। शिकार के हवा वगैरह से गिरने के इम्कानात तो नहीं थे, मगर वो अनबैलेंस होकर किसी भी वक्त गिर सकता था। मजीद मिट्ठू ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर पहले उसे यहाँ से हटाओ। इसका इशारा शिकार की तरफ था। इसे हटाएंगे तो तुम फिर पटड़ी से हट जाओगे। हाँ, ये कर देते हैं कि इसे थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। उसने आगे बढ़कर बड़ी एहतियात से शिकार को हरकत दी और उसे थोड़ा सा मजीद पत्थर पर चढ़ा दिया। मैं इमरान की इस अनोखी तरकीब साजी पर हैरान हो रहा था। एक आम से शिकार को इसने टाइम बम की शक्ल दे दी थी और ये टाइम बम मजीद मिट्ठू जैसे बेरहम गुंडे का पिता पानी कर रहा था। मजीद मिट्ठू की इस हालत पर कुछ अमल दखल इसकी जिस्मानी अजियत का भी था। इसका दायां बाजू कहनी के ऊपर से टूट चुका था और उसकी ये मुसलसल तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी। इमरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा,
मिट्टू साहब, बस मुख्तसर लफ्ज़ों में ये बयान बताओ कि पुरानी चीज़ों की ये स्मगलिंग किस तरह हो रही है और इसमें कौन कौन शरीक है। स्मगलिंग? हाँ हाँ, स्मगलिंग। हमारे पास इस सारे काले धंधे के सबूत हैं, बस हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। मजीद मिट्टू ने पसो पेश की। वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सुलगती हुई मौत भी उसके सामने थी। सिगार के साथ किसी भी वक्त कुछ हो सकता था। टैंकी से हल्का हल्का रसाव जारी था और मोहलक बू नथनों में घुसकर शदीद खतरे का एहसास दिलाती थी। बिलाखिर मजीद मिट्टू ने हथियार डाल दिया और इमरान जो कुछ पूछता गया वो बताता चला गया। इसकी तेज़ रफ्तार गुफ्तगू से हासिल होने वाली मालूमात का खुलासा कुछ इस तरह था। सदीकी जिसे मिट्टू ने एक दो बार मौलाना भी कहा, मैडम सफूरा ही की तरह वारदात में दिलचस्पी रखता था और इनका व्यापार भी करता था। ये लोग नादिर अशिया को मुँह मांगी कीमतों पर ख़रीदते थे और इसके बाद इन्हें मुल्क से बाहर भेजते थे या फिर मुकामी शौकीनों को फ़रोख्त करते थे। मैडम सफूरा और इब्रार सदीकी के दरमियान दोस्ती थी, लेकिन वो कारोबारी हरीफ भी थे। कुछ दिन पहले इब्रार सदीकी ने टेक्सला या तख्त भाई की तरफ से कोई नहायत नादिर चीज़ खरीदी थी। मैडम सफूरा भी इस शय की खरीद में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन इस मामले में इब्रार सदीकी पहल कर गया। वो मुकामी फ़रोख्त कुनिंदा से मिला और उसने आनन फानन ये सौदा कर लिया। अब वो शायद सदीकी की तावील में थी। पहले उसने उसे लाहौर में रखा था, लेकिन फिर वहाँ से किसी तरह का ख़तरा महसूस करके वो उसे यहाँ से जेलम ले आया था। यूँ लगता था कि मैडम सफूरा के अलावा कोई और पार्टी भी इस कदीम पीस ऑफ आर्ट को हासिल करना चाहती है। ताहम यह भी हो सकता था कि सदीकी ने सिर्फ इस चीज़ की अहमियत बढ़ाने के लिए और मैडम सफूरा को जिच करने के लिए यह तीसरी पार्टी वाला शोशा छोड़ा हो। मैडम सफूरा ने सेठ सिराज को यह काम सौंप रखा था कि वो किसी तरह इब्रार सदीकी से इस पीस ऑफ आर्ट का सौदा करे। सेठ सिराज पिछले 2.5-3 महीने से सदीकी के पीछे पड़ा हुआ था। वो किसी तरह ये पीस मैडम को फ़रोख्त कर दे। उसने मैडम की तरफ से पीस की खासी कीमत भी लगाई थी, मगर सदीकी रजामंद नहीं हुआ था। लेकिन फिर इन्हीं दिनों इस सूरत हाल में एक दिलचस्प तब्दीली रवनुमा हुई थी। इस तब्दीली का जिक्र मजीद मिट्टू ने इन अल्फाज में किया कि इन दिनों कादर लंबा और उसका यार शकील मैडम की कोठी में छुपे हुए थे। लड़की के अगवा वाले चक्कर में इन्हें गिरफ्तारी का डर था। कादर लंबे की माँ बेटे के लिए बड़ी परेशान थी। वो चोरी छुपे 2-3 बार बेटे से मिलने मैडम की कोठी में आई थी। उसकी बेटी भी इसके साथ थी। उसका नाम कमल है। वो काफ़ी सोनी है। एक दिन जब माँ बेटी कोठी में आई तो सदीकी साहब भी आए हुए थे। इनकी नज़र लड़की पर पड़ गई। पता नहीं इन्हें क्या हुआ, वो लड़की एकदम इनको बड़ी पसंद आ गई। सेठ सिराज भी इस वेले वहीं पर था। सेठ की नज़रें भी बड़ी तेज़ हैं। वो समझ गया कि लड़की सदीकी साहब के दिल को पा गई है। उसने इस मौके से फ़ायदा उठाने का सोच लिया। वो वैसे तो सदीकी साहब को खरीदो फरोख्त पर राज़ी नहीं कर सका था, लेकिन इस लड़की को बीच में ले आया। उसने सदीकी साहब को ऑफ़र दी कि अगर वो अपनी शय बेचने पर तैयार हो जाए तो वो इस लड़की का मामला इनके साथ सीधा करा देगा। सदीकी साहब ने थोड़ी बहुत रजामंदी दिखाई तो सेठ इसके काम में लग गया। उसको पता था कि कादर लंबा पुलिस केस से जितना ज़्यादा दौड़ेगा इसकी माँ बहन भी इतनी ही डरती जाएंगी और इनको अपने रास्ते पर लाना इतना ही आसान हो जाएगा। तबाह हाल गाड़ी के सामने मजीद मिट्टू से होने वाली गुफ्तगू के बाद सूरत हाल की बहुत सी कड़ियाँ आपस में मिल गई थी और हालात की एक वाज़ेह तस्वीर उभरने लगी। मजीद मिट्टू अभी तक गाड़ी से बंधा हुआ था। तब उसके राय रास्त पर आने के बाद इमरान ने सुलगता हुआ सिगार पत्थर से उठा लिया। आखिर 10-15 मिनट की गुफ्तगू इस सिगार के बगैर ही हुई थी। तकलीफ से मजीद मिट्टू का बुरा हाल था। अब वो बाकायदा करा रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि उसे जल्द से जल्द इस तबाह हलकार से अलहदा कर दिया जाए और इसकी चोट के लिए कुछ किया जाए ताकि उसे तकलीफ से निजात मिल सके। इमरान ने कहा, बस प्यारे, 1-2 आखिरी सवाल, फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हैं। मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ से खोलो। वो कहा, यार इतने बेसब्रे क्यों होते हो? अब हमने कुछ ज़्यादा पूछना नहीं है, बस 1-2 सवाल ही दिमाग में उभर रहे हैं। मसला ये कि अगर सेठ सिराज सदीकी के लिए कमल को हासिल करना चाहता था तो उसके लिए उसे इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी? वो माँ बेटी तो घड़े की मछली की तरह थी। लाल कोठी में आती थी। सेठ सिराज किसी भी वक्त कमल को बेबास करके सदीकी के सामने डाल देता। सेठ जैसे खबीसों के लिए ऐसे काम तो मामूली केस होते हैं।
लेकिन सिद्दीकी साहब इस काम को इस तरह करना चाहते थे। मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो नमाज रोज़े के पाबंद हैं। वो कमल से बाकायदा निकाह करना चाहते हैं। सेठ सिराज भी अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो कमल और उसके वारसों को प्रेशर में लाकर राज़ी करना चाहता था। कादर लंबे को ये बात किसने बताई कि सरवत ने खुद को आग लगाकर मरने की कोशिश की है और वो अस्पताल में जख्मी पड़ी? इकबाल ने पूछा। यह झूठ भी सेठ ने ही बोला था। मकसद यही था कि कादरे और उसके घर वालों को डराया जाए और उसे लाल कोठी से मेरे घर लाने की वजह भी यही थी। क्या तुम्हारे मोहतरम सिद्दीकी साहब को पता है कि उनके लिए कमल को इस तरह राज़ी किया जा रहा है? मैंने पूछा। शुरू में पता नहीं था, पर अब पता लग गया। सेठ सिराज ने उनकी मिन्नत की है। क्या वो इस मामले में खामोश रहे, क्योंकि अब अगर बात खुली तो वो सब झूठे साबित हो जाएंगे। सेठ ने सिद्दीकी से कहा है कि वो जो कुछ कर रहा है अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा है, इसका किसी और पर बोझ नहीं है।